हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको फिर से लेकर चल रही हूँ नैनीताल की खूबसूरत वादियों के बीच में। और इस वक्त हम लोग हैं ठंडी सड़क में, क्योंकि आज है नैनीताल में जो राजभवन है उसका जन्मोत्सव। तो मेरे साथ हैं गुड्डू भैया और हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं पाषाण देवी मंदिर के समीप। आपको बता दूं कि जब से ताल में दीपूदा थे तो वो सब कुछ जानकारियाँ देते थे और बता देते थे कि कब क्या है। और उन्हीं के द्वारा ही नैनीताल में जो सबसे ज़्यादा हर चीज़ होता था, नैनीताल का बर्थडे, राजभवन का बर्थडे, जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो उसके बारे में जानकारी देते थे। लेकिन कुछ समय पहले दीपूदा हम सब के बीच से चले गए हैं, तो काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। और आज हमको उनको याद भी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते थे और सब कुछ करते थे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि नैनीताल का जो राजभवन का जो जन्मोत्सव है वो कैसे मनाया जा रहा है। तो ये है तलीताल से ठंडी सड़क का रास्ता, और देखिए कितना सन्नाटा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि सुनसान एरिया है और लोग ठंडी सड़क में शाम को वॉक के लिए और सुबह मॉर्निंग वॉक पे आते थे। और यहीं पर अभी केक कटिंग और ये सारी चीज़ें होंगी और कई सारे लोग पहुंच भी चुके हैं बल्कि। तो ये यहाँ पे केक पॉइंट है, तो यहाँ पे सब कुछ होता है। मारुति साजी सर, सुनील जी और सब लोग, हेमंत सर, सब लोग पहुँच चुके हैं। और अभिनंदन करता है। आज का ये विशेष प्रयोजन है। हमारे साथी श्री दीपक बिष्ट, स्वर्गीय दीपक बिष्ट, श्री मारुति नंदन शाह जी के दिशा निर्देशों पर उनके नेतृत्व में जो संदर्भ होता था राजभवन की स्थापना दिवस को हम मनाते थे विभिन्न स्थानों में या राजभवन में जाकर। आज दीपू हमारे मध्य नहीं है, लेकिन आदरणीय मारुति नंदन शाह जी का, दीपक की धर्मपत्नी शालिनी का और सब दीपक के प्रेमियों ने ये कहा कि इस अविरल रखा जाए, और हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं राजभवन के स्थापना के समारोह के रूप में। प्रेरक बच्चे जो हमेशा ताल चैनल को देखते हैं, विद्यालय के बहुत सारे बच्चे उपस्थित हैं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे बच्चे। ये जिज्ञासु बच्चे हैं। हमारे मध्य आदरणीय मारुति नंदन शाह जी हैं, हमारे दिशा निर्देशक, प्रेरक। हमारे मध्य पत्रकार बंधुओं की एक खास टीम आज यहाँ पर उपस्थित है, और विशेषज्ञों के रूप में हमारे मध्य डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी जी हैं, जो बच्चों की और हमारी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तीर्थ यात्री भी आते थे, क्योंकि ये त्रिऋषि सरोवर था और इसको बड़ा महत्व देते थे भारतीय लोग। तीर्थयात्री भी आते थे और टूरिस्ट भी आते थे, और साथ ही एक हेल्थ रिजॉर्ट के रूप में तो हेल्थ बनाने के उद्देश्य से भी। जब 1857 की घटना घटी, आपको मालूम ही है कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो प्रारंभ हुआ था। उसमें यहाँ के जो लोग हैं, नैनीताल के लोग, उन्होंने अंग्रेज़ों को सहयोग किया। यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ठेका लिया था निर्माण का, लाला मोतीराम शाह, उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि 30 लोगों के पास, तो 30,000 से उन्होंने सहायता प्रारंभ की। इसके अलावा एक दूसरे बिजनेसमैन थे कुंदन लाल शाह जी, उन्होंने लगभग 1 साल तक अपनी दुकान नहीं देखी, अंग्रेज़ लोगों की सहायता करता। रोहिला मतलब रोहिलखंड, रोहिलखंड के जो निवासी हैं, बरेली के लोग जो हैं, उन्होंने हल्द्वानी पर आक्रमण किया। तो उनका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, वो लूटपाट ज़्यादा करना चाहते थे। तो रोहिलाओं के बारे में कुंदन लाल शाह जी जो थे, उन्होंने काफ़ी सूचना दी। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई अंग्रेज़ लोगों ने शरण भी ली, जैसे बरेली के जो कमिश्नर थे, उन्होंने यहाँ पर शरण ली। और 1 साल तक लगभग नैनीताल की जनता में उन लोगों को खाने पीना, उनको जितना भी सहायता हो सकती थी आर्थिक होती थी। तो इस वजह से 1857 के बाद 1862 में नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध जिसको कहते हैं, जो बाद में यूनाइटेड प्रोविंस बना और फिर उत्तर प्रदेश, तो उसकी गर्मियों की राजधानी जो है वो नैनीताल बनाई गई। और उस समय जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था वो यहाँ पर गवर्नर या चीफ मिनिस्टर का तो सवाल ही नहीं, गवर्नर का पद यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो नियुक्त किया जाता था। तो पहला जो गवर्नमेंट हाउस है, जब 1862 में यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे, तो
उन्होंने निवास किया था स्टोन ले। ये जो रैमजे हॉस्पिटल के ऊपर बिल्डिंग है स्टोन ले, और एक ज़माने में गिरीश रंजन तिवारी जी वहाँ रहा करते थे, तो स्टोन ले में पहला गवर्नमेंट हाउस बना था। और ये 1862 से लेकर लगभग 1865 तक स्टोन ले कंपाउंड जो है या स्टोन ले बंगलो जो है, ये पहला गवर्नमेंट हाउस था। 1865 में फिर उन लोगों ने महसूस किया कि इसका बहुत ज़्यादा किराया हमें देना पड़ रहा है, तो 1865 में फिर एक नए गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया गया उस समय के अधिकारियों द्वारा, और उसका नाम था मेल्डन एस्टेट। मेल्डन एस्टेट जो है, जहाँ पर आजकल आप जब जाते होंगे रोपवे से, रोपवे जहाँ पर समाप्त होती है स्नो व्यू में, उसी एरिया में मेल्डन एस्टेट होती है। मेल्डन एस्टेट जो थी करीब 1879 तक गवर्नमेंट हाउस के रूप में प्रचलित रहा। 1879 में फिर उन लोगों ने महसूस किया कि ये क्षेत्र जो है ये असुरक्षित है, तो इस वजह से फिर जो सेंट्रो गॉर्ज जहाँ से बैरन आया था, जो स्नोवी की चुंगी है, स्नोवी की चुंगी का जो इलाका है वो आगे तक, उसको हम कहते हैं सेंट्रो गॉर्ज भी कहते हैं, और उस इलाके का नाम है सेंट्रो एरिया। वहाँ पर सेंट्रो बंगलो भी था। तो फिर उसके बाद सेंट्रो जो है वहाँ पर जो शेर का डांडा में स्थित है, वहाँ पर गवर्नमेंट हाउस बना। और फिर लास्ट में ये जो नया गवर्नमेंट हाउस है, इसके निर्माण की बात जो है ये 1897 से प्रारंभ हुई। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट हाउस जो था वो शिफ्ट हो गया था। गवर्नर ने अपना रहने की व्यवस्था जो थी गवर्नर के लिए, वो जो आज का राजभवन है उस क्षेत्र में की गई, और तब इसको कहते थे ग्वाली खेत। ग्वाली खेत इससे कहा जाता था क्योंकि अगल बगल के जो गांव वाले हैं ये अपने जानवरों को लेकर वहाँ पर आया करते थे उनको चराने के लिए, विशेष रूप से जाड़ों के समय में। तो ग्वाली खेत को एक अंग्रेज़ ने खरीद लिया था, और वहाँ पर उन्होंने एक अपना बंगला भी बनाया था जिसको कहते थे शेरवुड हाउस। ये शेरवुड कॉलेज नहीं, शेरवुड हाउस था इसका नाम। तो ये शेरवुड हाउस बंगला आज भी है। गवर्नर साहब जो थे, फिर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो थे शेरवुड हाउस में रहे, और जब 1900 में गवर्नमेंट हाउस बन गया, राजभवन जो आज का राजभवन है, तब फिर फाइनली वो यहाँ पर शिफ्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 लगभग गवर्नमेंट हाउस रहे हैं। स्टोनले कंपाउंड से गवर्नमेंट हाउस की यात्रा प्रारंभ होती है, और उसकी परिणति जो है वो आज के राजभवन जिसको हम कहते हैं वहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। तो ये छोटी सी यात्रा है राजभवन की। तो हमारे बच्चों की जिज्ञासा भी शांत भी होगी। बेटा आप लोग क्या बता सकते हैं कि कितने स्टेजेज में गवर्नमेंट हाउस नैनीताल में रहा? 5 स्टेजेज। बहुत बढ़िया। तो 5 अलग अलग जगहों में राजभवन स्थापित होता गया, और अंततः गौथिक वास्तुकला की ये अद्भुत कृति नैनीताल में हमारे आज भी मौजूद है, जिस पर हम सबको गर्व भी होना चाहिए कि ऐसा सुरम्य स्थल है जहाँ पर हमारा नैनीताल का राजभवन स्थित है। आज के जो हमारे एपिसोड, प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। अक्सर आप पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में भी, हमारे उजाला में भी, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान, जितने भी समाचार पत्र यहाँ से निकलते हैं हल्द्वानी से, अक्सर ये कहते हैं कि ये गौथिक शैली का बना हुआ है, लेकिन कोई एक्सप्लेन या समझाता नहीं कि गौथिक शैली क्या है। आप जानते हैं गौथिक शैली किसको कहते हैं? एनीवन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं ये सोचता हूँ कि जब आप कुछ लिखते हैं बच्चों के लिए या कोई अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो गौथिक शैली शब्द आता है, तो उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए। गौथिक शैली जो है ये प्रारंभ हुई थी यूरोप से 16th सेंचुरी में, विशेष रूप से फ्रांस में। गौथिक शैली की जो सबसे बड़ी विशेषता है उसमें लाइट का इफेक्ट है। मतलब बिल्डिंग इस तरह से उसका निर्माण किया जाए कि मैक्सिमम लाइट का जो कमरे हैं, नेचुरल लाइट जो है उसमें सबसे ज़्यादा कमरों में पड़े। तो एक तो नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे जो ये आर्चेज़ होते हैं इस तरह के, ये आर्चेज़ जो हैं उन बिल्डिंग्स में ज़रूर बनते हैं गौथिक आर्किटेक्चर में। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम लोग हमारे वहाँ जैसे आजकल जितनी बिल्डिंग बन रही है, सामने मॉल रोड में जितनी बिल्डिंग दिख रही है, आपको लग रहा है बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर रही है। कोई बिल्डिंग जो है नहीं करती मिक्स, जिसको हम कहते हैं टू ब्लेंड विद द बैकग्राउंड। बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो बैकग्राउंड के साथ मिक्स करे, ऐसा लगे कि बिल्डिंग जो है वो जो पीछे का वातावरण है उसके साथ मिक्स कर रही है। तो गौथिक आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेचर के साथ ब्लेंड करता है। इट ब्लेंड्स विद द नेचर एंड विद द नेचुरल वेजिटेशन। और इसके आगे जो गौथिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ 20वीं शताब्दी तक, तब अंग्रेज़ लोगों ने क्या किया कि इसमें जो नेचुरल वेजिटेशन है
वो खूब ग्रो की, जंगल खूब ग्रो किया, जिसको हम कहते हैं वन्यता या विल्डरनेस। तो गॉथिक शैली का एक अद्भुत और इंटीग्रल पार्ट है विल्डरनेस, जहाँ पर खूब सारे ट्रीज़ हों, खूब बुशेस हों, जो पूरे एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को वो आर्किटेक्चर के साथ मिलाकर रखते हैं। तो ये गवर्नमेंट हाउस जो था, अब आप कहेंगे इसमें तो ऐसे आर्चेज नहीं है, पहले इसमें आर्चेज थे, फिर बाद में अंग्रेज़ों को लगा कि ये कहीं लाइटनिंग, यहाँ बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती थी इस एरिया में, तो फिर उन्होंने वो आर्चेज हटा दिए। तो अब जो गोल जैसा बना है ये लेटर स्टेज का डेवलपमेंट। थैंक यू। सॉरी मैंने आपको नहीं सर, जो बकिंघम पैलेस है वो भी गौतिक वास्तुकला में है। और जो हमारे आज के एपिसोड डायरेक्टर हैं सुनील बोरा जी, उन्होंने मुझे संकेत किया है कि डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी जी आप हैं, आप पत्रकारिता, जो हमारा विभाग है पत्रकारिता विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, प्रखर पत्रकार हैं, NRI सम्मान से आप विभूषित हैं, RTI सम्मान से विभूषित हैं और विश्व के कई देशों का भ्रमण करके बहुत ही जानकारी भरे लेख आपके हम पढ़ते रहते हैं। इन शब्दों के साथ कि आज किसने किताबों को खुला छोड़ दिया, हर वर्क पर तेरी तस्वीर नज़र आती है, लगता है कि दीपक भी यहीं कहीं बैठा होगा और वो भी इस कार्यक्रम को देख रहा होगा। तो मैं तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि दीपक से संदर्भित अपनी स्मृतियों को भी बताएं और इस राजभवन के साथ यदि आपका कोई भी ऐसा संस्मरण हो तो हमें बताने की कृपा। और सबसे पहले मैं ताल चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने इस परंपरा को पहले तो दीपक बिष्ट के साथ शुरू किया था और अब उसको कायम रखने के लिए जो उन्होंने शुरुआत की है, एक नई शुरुआत है आज से। पहली की अनुपस्थिति तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि शालिनी जी यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में है और जैसा हेमंत बिष्ट जी ने कहा कि ज़रूर वो भी कहीं आसपास मंडरा रहे होंगे, जैसे कि उनकी आदत थी, कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ पर वो मौजूद होते थे और उसकी रिकॉर्डिंग करते थे, तो उसे सब लोगों तक पहुँचाते थे। तो उनकी जो ये आदत थी और जो उनका जो शौक़ था वो इस रूप में जीवित है, इससे अच्छी और बेहतर श्रद्धांजलि मेरे ख्याल से उन्हें नहीं हो सकती थी। तो इस आयोजन को करने के लिए ताल चैनल भी, मारुति नंदन शाह जी भी, शालिनी जी भी और जो हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर अजय रावत जी आए हैं, हेमंत बिष्ट जी आए हैं, सारे हमारे पत्रकार बंधु आए हैं और विष्णु आए हैं जो बड़े इंटरेस्ट लेकर के बातों को सुन रहे हैं। आप लोगों का मैं स्वागत भी करता हूँ और आप लोगों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ। आपने जैसे कहा कि दीपक बिष्ट की स्मृतियों के रूप में, तो दीपक जीवन की जितनी भी हमारी स्मृतियाँ किन्हीं कार्यक्रमों को लेकर के जुड़ी हुई होंगी, वो सारी स्मृतियों में कहीं ना कहीं फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में दीपक बिष्ट जरूर उपस्थित रहते थे। या तो हमारे साथ में ही होते थे या वो कैमरे के पीछे से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उस आयोजन को कर रहे होते थे। उनके साथ बहुत सारी स्मृतियाँ। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई थी जब वो BA में पढ़ रहे थे, जिस समय कॉलेज के स्टूडेंट थे यहाँ के, और उस समय उनकी एज मुश्किल से 20-21 साल की रही है और उस समय पर भी जिस तरह के कार्यकलाप वो करते रहते थे, आज भी सोच करके आश्चर्य होता है कि मेरे सामने उन्होंने कितनी बार ट्यूबलाइट को अपनी पीठ में फोड़ करके उसके कांच को खा रखा है। मतलब कल्पना से भी हम शहर जाते हैं, इस कल्पना से भी कि ऐसा कैसे होता होगा, वो कांच आखिर वो कहाँ जाता होगा और आखिर को क्यों नुकसान नहीं पहुँचाता होगा, या अल्पिन है या कीले हैं, उन चीज़ों को निगल लेना और उस तरह की तमाम दूसरी तरह की चीज़ें, एडवेंचर की चीज़ें करना। बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे। ये तो उनका एक शौक़ था। इसके अलावा 50 कलाकारों की आवाज़ में मिमिक्री करना और बिल्कुल हूबहू वैसी मिमिक्री करना। अगर हम आंख बंद करके सुने तो आवाज़ ऐसी लगती थी कि जैसे शायद वही कलाकार बोल रहा होगा। आज हमारे बीच में हमारे साथी एक रितेश इस समय उपस्थित नहीं है। रितेश ने उनका एक इंटरव्यू लिया था, शायद आप में से पत्रकार बंधुओं ने तो ज़रूर देखा होगा उसको। तो उसमें देखिए कि कितने सारे विविध कलाकारों की वो एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, गाना भी कर रहे हैं, डायलॉग भी लिख रहे हैं और इसके अलावा एडवेंचर की ऐसी ऐसी चीज़ें जिनकी कल्पना मात्र से लोग सिहर जाए, जैसा कि उन्होंने अभी अपने देहांत के कुछ समय पहले किया था, नीचे शमशान घाट में जाकर के और रात के 12 बजे सारी रात अकेले शमशान में गुजार करके और वहाँ की रिकॉर्डिंग करके लाके और रात भर वहाँ के मंदिर में पूजा करके जो काम उन्होंने किया, उस काम को, उस कार्यकलाप को लेकर डिबेट हो सकती है कि ज़रूरी था या नहीं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई कर सकता है या नहीं, ये केवल एक दीपक बिष्ट है जो उस चीज़ को कर सकते थे। मैं नहीं सोचता कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इस तरह की हिम्मत को कर सकता है। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा और इस तरह की चीज़ें विलक्षण प्रतिभा, यानी कि जो प्रतिभा लोगों में होती नहीं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि किसी से कंपटीशन है। अब कांच खाने वाले, केक खाने वाले से किससे कंपटीशन, वो तो अकेले हैं अपने फील्ड में। या शमशान में जाके इस तरह का कार्यक्रम कर लाने वाले तो अकेले हैं वो नहीं। तो उनसे जुड़ी बहुत सारी सी यादें हैं, उनके
बारे में कई बार हमने समाचार पत्र में लेख वगैरह भी लिखे थे, आर्टिकल भी लिखे थे, और हमारे पड़ोस में रहते थे, तो पड़ोसी होने के नाते भी लगभग रोज सुबह शाम उनसे मुलाकात हुआ करती। तो जितनी ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ हैं, उतनी ही ज़्यादा उनकी याद भी आती है कि रोज़ाना ही घर से निकलते हुए अक्सर याद आ जाती है कि आ रहे होते थे या जा रहे होते थे या रास्ते में मिल जाते थे, और जब भी मिलते थे तो बहुत प्रेम से मिलते थे। तो आप सब लोग भी जानते हो, ये सब आप सभी लोगों का अनुभव रहा होगा। दूसरी चीज़ जो बीर जी ने मुझसे कही थी कि राजभवन से कोई जुड़ी हुई जो स्मृति है, अब राजभवन को लेकर के जो जानकारियाँ हैं उसके लिए तो हमारे बीच में अजय रावत जी हैं, उनके सामने कोई दूसरा व्यक्ति इस विषय पर बोल भी नहीं सकता, किसी को उतनी जानकारी होगी भी नहीं। मैं भी सोच रहा था कि जिन लोगों ने राजभवन का निर्माण किया होगा, जिन्होंने उसकी परिकल्पना की, जिन्होंने उसकी डिज़ाइनिंग की और जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया, उन लोगों को भी कुल मिला के शायद इतनी जानकारी राजभवन को लेकर ना हो जितनी कि डॉक्टर अजय रावत जी को है। इन्होंने उसका इतना विश्लेषण और गहन अध्ययन कर रखा है। और मैंने खुद राजभवन के बारे में बहुत लेख लिखे अमर उजाला में, लेकिन सच्चाई है कि उनका एक एक अक्षर, उनकी एक एक जानकारी केवल अजय रावत जी से आई थी। वो लेख मेरे नाम से जरूर छपा, लेकिन जानकारी सारी की सारी का स्रोत अजय रावत जी ही रहे हमेशा। तो उसके बारे में तो आपसे बेहतर जानकारी कोई दूसरा क्या दे सकता है। मेरी एक दो छोटी सी स्मृतियाँ हैं, वो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जैसे राजभवन में गोल्फ लिंक है, तो गोल्फ के जो मैदान थे अब भी बना हुआ है, और आप उसकी मेंबरशिप लेके गोल्फ सीख सकते हो और खेल सकते हो। उन दिनों वहाँ जाने की अनुमति नहीं होती थी, तो हम लोग कॉलेज से जाते थे, छिपते छिपाते जाते थे। और राजभवन के चारों तरफ कई चोर दरवाजे हैं। चोर दरवाजे यानी कि मेन गेट को छोड़ के इधर उधर से एंट्री के रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ से एकाएक किसी की नज़र नहीं पड़ती। आप उन रास्तों से घुस जाते थे, और वहाँ जाके जहाँ जाने की अनुमति नहीं है वहाँ जाके बाकायदा क्रिकेट मैच आयोजित होते थे, क्रिकेट खेल करके आया करते थे। उसी तरह से वहाँ राजभवन का जो सबसे ऊंचा भाग है, जिसे झंडीदार कहते हैं, तो झंडीदार बहुत से लोगों ने तो देखा होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना भी देखा हो। तो जिन लोगों ने न देखा हो, मेरा अनुरोध है उनसे कि एक बार जाके देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन जगह अपने आप में, और वहाँ पर एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो जो इस कार्यक्रम के माध्यम से भी अजय रावत जी के और मारुति शाह जी और ताज चैनल में चाहता हूँ कि उस स्विमिंग पूल को आम जनता के लिए खोला जाना चाहिए, क्योंकि नैनीताल के बहुत से स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें स्विमिंग पूल हैं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तो स्विमिंग सीख लेते हैं, लेकिन वो सारे महंगे स्कूल हैं। लेकिन आम स्कूल का विद्यार्थी, एक आम नागरिक जो है, उसके लिए स्विमिंग सीखना एक बड़ा कठिन होता है। यहाँ इतनी बड़ी झील है, झील में भी कई बार आपत्तियाँ लग जाती हैं कि भाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, पुलिस वाले आके टोका टाकी करते हैं, लोगों को तैरने नहीं देते। तो वहाँ पर वो जो गोल्फ की तरह, गोल्फ ग्राउंड को जिस तरह खेल के लिए खोला गया है, उसी तरह से उस स्विमिंग पूल को भी सीखने वाले बच्चों के लिए खोला जाना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और मैं सोचता हूँ मैडम एक मिनट है, अभी नहीं मत काटना, अभी रुको, अभी रुक जाओ। की नींव रखी गई और आज हम उसी की स्थापना को सेलिब्रेट, तो केक कटिंग सेरेमनी और जोरदार तालियों के साथ केक सेरेमनी का हम अब यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थोड़ा बच्चे भेजो ना उनके साथ। बच्चे डाल दिए। एक मिनट, एक फोटो बना दो थोड़ा, और शालिनी और हाथ लगा दे तो मैं भी थोड़ा। सर आप लोग